जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का पॉकेट जीके, इसमें समान ज्ञान है दोस्तों। जो हिस्ट्री का चैप्टर है 10 हम पढ़ाने वाला है दोस्तों। मौर्य उत्तर काल है दोस्तों। एशियन हिस्ट्री एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कराने दोस्तों। मौर्य उत्तर काल जो ऑल एग्जाम के लिए कवर होगा दोस्तों। वीडियो हम शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर काल है दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मौर्य काल के पतन के बाद मगध के छोटे छोटे टुकड़े में बट गए। जब मौर्य काल का जब पतन होने के बाद मौर्य काल जो दोस्तों मगध जो छोटे छोटे टुकड़े में क्या हुआ था, बट गया था। कोई भी योग शासक नहीं रहा। इसके बाद कोई भी योग शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर एक अवसर की तरह देखने लगा। पूर्वोत्तर काल के बाद भारत 4 विदेशी आक्रमण जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन है दोस्तों? यवन, हिंद यवन, शाक, पल्लव और कुषाण, ये थे दोस्तों इंडो के। अब देखिए, इंडो ग्रीक जिसे हिंदी यूनानी है, इनका क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत के समीप एक बैक्ट्रिया प्रांत था, अतः इन्हें बैक्ट्रियन शासक भी कहते हैं। हिंदी यूनान भारत के 2 चरण में आए थे। हिंदी यूनान के ना प्रथम चरण है दोस्तों। तब प्रथम चरण के बारे में अध्ययन करते हैं। डेमोट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांत के जीत लिया और अपने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी सकल याता सियालकोट बनाया और डेमोट्रियस वंश की स्थापना किया। डेमोट्रियस वंश की क्या स्थापना हुआ? मतलब 2 राज्य जीते हैं दोस्तों, एगो पंजाब एगो सिंध के जीत लिए। उसके बाद अपनी राजधानी सकाल को बना दिया था। इसकी डेमोट्रियस वंश की स्थापना हुआ। डेमोट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हो गया। किंतु क्या हुआ? पराजित। अगला शासक मीनांडर बना। इसे भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, परंतु वह भी पराजित हुआ। इसे मीनांडर बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। नागसेन एवं मीनांडर मिलिंद के वार्तालाप की चर्चा से नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हे में है। इसने मीनांडर प्रश्न पूछते हुए नागसेन की उसके उत्तर देते हुए सर्वप्रथम मीनांडर ने सोने की सिक्का जारी किया। मीनांडर एक सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भड़ोच नामक स्थान से मिला, जो एक बंदरगाह स्थल था। कौन? बंदरगाह स्थल था। मीनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। हिंद यवन के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? हेलियोकिचिल। द्वितीय चरण दोस्तों, इसमें यूक्रेटाइड्स ने तक्षशिला में यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना की। कौन? यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना की। इस वंश के शासक अंतियाल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राज्य भगवर्त के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। हेलियोडोटस भगवान धर्म विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म का सम्मान भी विदेशी वेशनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनाया। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक अर्मियस थे दोस्तों। अर्मियस हिंदू यूनानी का विशेष था। यह यवन आकर भारत में बस गए, अतः इन्हें हिंदू यूनानी कहते हैं। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च यवन प्रिय कहा गया है। भारत में पहली बार चित्रयुक्त एवं लेखयुक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाया, जिसे ड्रम्ब कहा जाता था। यह क्रोस्टी भाषा में लिखा गया था। यूनानी ने भारत पर खगोल, ज्योतिष, गणित और समय के गणना प्रारंभ किया। भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ। भारतीय नाटक के पर्दा के लिए यूनानियों के द्वारा युवन शब्द का प्रयोग किया गया। इंडो ग्रीक शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ और इस शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई गई थी।
शाक वंश या था सिथियन वंश जो 90 BC में सिथियन वंश मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी सिथियन थे दोस्तों। यह बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। शाक मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें यूची वंश या काबिल वाले स्थानों मध्य एशिया से भाग दिया गया था। शाक राजाओं का क्षत्रप कहा जाता था। शाकों के शासन व्यवस्था क्षत्रप शासक व्यवस्था थे। शाकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भारत में 5 जगहों में बसे थे। गंधार जो अफगानिस्तान में पता है, तक्षशिला पाकिस्तान में, मथुरा यूपी में, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र में। तक्षशिला में शाक वंश की स्थापना मेउस के द्वारा किया गया था। मथुरा में शाक वंश की स्थापना राजूल के द्वारा किया गया था। उज्जैन में शाक वंश की स्थापना चेष्टा या यशोमती के द्वारा किया गया था। नासिक में शाक वंश की स्थापना भूमक के द्वारा किया गया था। मथुरा में शाक वंश राजूल एवं मालवा के शासक 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने 57 BC में विक्रम संवत की स्थापना की। किसके? विक्रम संवत की स्थापना की, जिसे कैलेंडर चलता है। भारतीय संविधान में यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1857 में शाक संवत का अपना लिया था। नासिक के शाक शासन नहपान ने सतवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगेल थंबी से सिक्कों से मिलता है। इन सिक्कों पर एक तरफ नहपान की आकृति और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी की है दोस्तों। सबसे प्रतापी शासक उज्जैन के रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने सतवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पराजित कर दिया। रुद्रदामन का गुजरात का सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला। यह संस्कृत भाषा में लिखा और भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख में जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्चा पर गुजरात के सौराष्ट्र सुदर्शन झील बनाया गया था। कौन सा झील दोस्तों? सुदर्शन झील बनाया गया था। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देती है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, अब फिर दोस्तों सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने किया था? रुद्रदामन, जो अधिकारी सूबी शाखा द्वारा कराया गया था। गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने इस झील का पुनः निर्माण कराया गया था। अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाखों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के सिक्का चलाए। इसी सिक्का का रूपक कहा जाता था। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया गया था। कनिष्क कैलेंडर इतना अधिक प्रयोग किया तो शाक संवत कहते हैं, मतलब कनिष्क के शासनकाल में चला हुआ था 78 ईस्वी में दोस्तों। अगला ग्रेगियन कैलेंडर के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। यह सूर्य पर आधारित है दोस्तों। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। विक्रम संवत या मालवा शासक विक्रम आदित्य 4 जो 57 में प्रारंभ किया गया था। यह ग्रेगियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे अर्थात विक्रम संवत तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगियन कैलेंडर में 57 जोड़ा दिया गया था। इसी कारण संविधान लागू होने के 1949 में विक्रम संवत से 57 जो है 2000 कितना हो जाएगा? 6 कहते हैं दोस्तों। शाक संवत यह कनिष्क 78 में अपने राज अभिषेक के समय प्रारंभ किया गया था। यह ग्रेगियन कैलेंडर में 78 ईस्वी बाद आया। इस ग्रेगियन कैलेंडर में 78 वर्ष क्या होगा? पीछे होगा, जिससे 22 मार्च 1957 में राष्ट्रीय पंचक के रूप में शाक संवत को क्या अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचक के रूप में शाक संवत को क्या अपनाया गया था? शाक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगियन कैलेंडर 78 वर्ष को घटाया जाएगा। इसमें क्या होता है? 57 वर्ष को जोड़ा गया था। इसमें विक्रम संवत में शाक संवत में 78 वर्ष को क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। इस शाक संवत और विक्रम संवत का अंतर जो है 135 वर्ष का है दोस्तों। कितना? 135 वर्ष का है। विक्रम संवत, शाक संवत, हिजरी संवत चंद्रमा पर आधारित। इनका त्यौहार भी हर वर्ष में 11 दिन पीछे हो जाता है। हर वर्ष 11 दिन क्या होता है? पीछे हो जाता है। एक वर्ष में विक्रम संवत, शाक संवत, हिजरी या मुस्लिम
चंद्रमा पर आधारित है, अतः इनका त्यौहार भी हर एक वर्ष में 11 दिन पीछे होता है, किंतु 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त दिन महीना जुड़ जाता है। पालवा और पार्थियन वंश। पूर्वोत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा पार्थियन या पाल वंश थे। यह ईरान या पारस या पर्शिया के थे, जिन्हें के कारण इन्हें पार्शियन कहा जाते थे। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशवार को बनाया। इस वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? मिर्थेडेटस थे दोस्तों, मिर्थेडेटस। इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन थे? गोद फर्नियस थे दोस्तों। इनका उल्लेख पाकिस्तान के ताक एक वाही अभिलेख में मिला। यह खरोष्टी लिपि में है। इसके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रसारक सेंट थॉमस भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रसारक थे। कुषाण वंश दोस्तों, पूर्वोत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम कुषाण वंश थे। यह मध्य एशिया, चीन, कुर्दिस्तान के निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला 5 भागों में बांटा था। इसे 5 में से एक भाग कुषाण था। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदर्या नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कार्डिफिस थे। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया। इन्होंने कौन सिक्का दोस्तों चलाया? तांबे का सिक्का चलाया। यह शैव धर्म को मानते थे, जिनका प्रमाण उनके सिक्का से मिला। इन सिक्कों पर एक तरफ कुजुल कार्डिफिस तथा दूसरी तरफ नादी वेली की आकृति थी। अगला शासक भीम कार्डिफिस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक थे। यह शैव धर्म को मानता था। कौन? शैव धर्म को मानता था। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण किया। महेश्वर की उपाधि धारण किया। इनके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इनका नाम लिखा हुआ था तथा दूसरी तरफ शिव पार्वती त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापिक शासक कनिष्क था। इसने 78 में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसी अवसर पर शाक संवत प्रारंभ किया था। इसने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशवार को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को यह बनाया गया था। कनिष्क के पाटलिपुत्र आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध भिक्षा पात्र तथा यहाँ से दार्शनिक शव घोष को अपनी साथ लेते गया। इसके अश्वघोष के कनिष्क ने अपने राज्य कवि दर्जा दिया। अश्वघोष को अपने राज्य कवि दर्जा दिया। कनिष्क को बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी में कराया। इसी बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की व्यवस्था भी अध्यक्ष पद वासुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष में बैठा गया था। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, वह हीनयान एवं महायान। कनिष्क के महायान शाखा को मानते थे। महायान बौद्ध धर्म का एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने की आभूषण धारण कर सकते हैं तथा मांस भी खा सकते हैं। कनिष्क के प्रयास में बौद्ध धर्म को महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चीन में हुआ। कनिष्क के दरबार में पार्श्व वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखा थे। चरक ने चरक संहिता लिखा। या वैद्य डॉक्टर थे। नागार्जुन ने मध्य माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत चर्चा किया। अतः इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे? नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन बौद्ध धर्म का शून्यवादी कहा जाता है। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का शून्यवाद कहा जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों वासुमित्र नामक विद्वान ने महाविवाद सूत्र का रचना किया, जिसे बौद्ध धर्म में विश्वकोश कहा जाता है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोने की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बीच अलवताई पहाड़ी से होती है। कनिष्क के समय तांबे के सिक्कों को कनिक कहा जाता था। मथुरा से कनिष्क के सिक्के का एक ढेर मिला, जिससे कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। स्थल और समुद्र मार्ग दोनों।
कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का तम्रलीप बंदरगाह तथा दक्षिण में महाराष्ट्र के सोपर एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। अज्ञात की रचना पेरुप्लस ऑफ द यूरेथियन सी से यह जानकारी मिलता है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। कहाँ? रोम शहर से होता था। कनिष्क के समय पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी समय अरब नाविक हिप्पलास ने मानसून की खोज की। हिप्पलास ने मानसून की खोज की। मानसून अरबी भाषा का एक मौसमी से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है कि मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण कला में काफी विकास हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संग्राम विहार का निर्माण कराया। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। 105 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। कनिष्क की मृत्यु 105 ईस्वी में। इसका उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिनके कारण ये छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। इस वंश का अंतिम शासक वासुदेव की चर्चा मिलती है। इस वंश के सामंतों में आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना कर दी गई। अब रेशम मार्ग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कुछ। यह चीन के रेशम व्यापार का यूरोप, फ्रांस और मध्य एशिया से जुड़ता है। इस मार्ग का दक्षिण भाग हिंद महासागर से गुजरता था, जबकि उत्तर भाग कश्मीर और हिंदू कुश पर्वत को पार करके गुजरता था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया। यह मार्ग चीन के क्षेत्र अधिकारी में आता था। केशिया शब्द का प्रयोग रेशम मार्ग के लिए किया गया। रेशम मार्ग आमतौर पर वह स्थलीय मार्ग कहलाता है जिसे चीन के हन राजवंश ने महान यात्री यक्षयन ने खोला था, जो हन वंश की राजधानी छंगआन से पश्चिम में रोम तक जाता है। रेशम मार्ग के होने वाले व्यापार पर कनिष्क कर टैक्स लेते थे। उसके अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा था दोस्तों। अगला चैप्टर देखिए दोस्तों, गुप्त काल। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। इसी प्रकार एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। आप लोग दोस्तों तक भी प्लेलिस्ट शेयर कीजिएगा। इसका 2 प्लेलिस्ट बनाएं दोस्तों। खान सर का देखिए प्लेलिस्ट में जाएगा, खान सर का पॉकेट जीएस होगा। जीएस मतलब जनरल साइंस होगा। जीके में दोस्तों समझा देते हैं। जीएस में आ जाएगा दोस्तों, जीएस में फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी, तीनों का एक ही प्लेलिस्ट बना दिए जीएस में। और बाकी जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स टोटल बांध देंगे दोस्तों। साथ ही साथ क्लास नोट्स का भी पीडीएफ डालते रहते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर। आप लोग का दिन शुभ हो।